हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप लोग सब एंजॉय कर रहे होंगे इस स्टडी वाले वीडियो को। और आई होप कि यू मस्ट हैव डन योर होमवर्क ऑल्सो एंड दिस इज़ पार्ट 3। ओके, लेट्स स्टार्ट। आप चैप्टर फर्स्ट। ओके, आई ट्राई टू कंप्लीट दिस चैप्टर टुडे। लेट अस नो मोर अबाउट इंसेक्टिवोरस प्लांट। हम इंसेक्टिवोरस प्लांट के बारे में पार्ट 2 में देखे थे। इंसेक्टिवोरस प्लांट्स वो प्लांट होते हैं जो इंसेक्टों को अपना भोजन बनाते हैं। ओके, इसमें से प्लांट्स की कुछ नेम हैं यहाँ पर। उसमें से फर्स्ट इज़ sundew plant. Leaves of this plant has a dense covering gland hairs which secretes the sticky mucus. ये जो संड्यू प्लांट है इसकी पत्तियाँ बहुत ही हेयर्स वाली होती हैं, छोटी छोटी बारीक फाइन हेयर्स होते हैं इसमें। और इन हेयर्स से एक इसमें ग्लैंड पाया जाता है जो स्टिकी म्यूकस सिक्रेट करता है। इसमें से कि क्या रिलीज़ करता है? स्टिकी म्यूकस, जिसकी वजह से द म्यूकस कंटेन्स आर डाइजेस्टिव जूस दैट डाइजेस्ट इज ट्रैप्ड इंसेक्ट। और इस स्टिकी म्यूकस में डाइजेस्टिव जूस भी पाया जाता है। ओके, तो ये डाइजेस्टिव जूस जिसकी वजह से जो कीड़े मकोड़े इंसेक्ट आके उसमें बैठते हैं इस लिप्स में, तो ट्रैप हो जाते हैं और उसके बाद डाइजेस्टिव जूस के थ्रू डाइजेस्ट हो जाते हैं। इस प्रकार से संड्यू प्लांट का न्यूट्रिशन कंप्लीट होता है। ओके, इंसेक्टिवोरस प्लांट दिस इज। सेकेंड इज ब्लैडरवर्ट प्लांट। ओके, इट कंटेन्स मैनी इंसेक्टिवोरस सेक्स। इसमें बहुत सारी इस प्लांट में थैली जैसी स्ट्रक्चर पाई जाती है। द एंट्रेंस ऑफ विच इज़ कंट्रोल्ड बाई अ वाल्व which opens to take in water rich in protozoa, water fleas and insect larvae। जैसे कि मच्छर या मक्खी ये लार्वी के बाद लार्वा बनते हैं या कैटरपिलर। ओके, तो ये जो प्रोटोजोआ, फ्लीज और ये लार्वी, जो प्रोटोजोआ की बात कर रहे हैं, अमीबा, पैरामीशियन, लाइक यूग्लिना टाइप के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं जो माइक्रोस्कोपिक होते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार का वाटर जब उसके आसपास होता है तो ओपन होता है वॉल्व की तरह और उसे अंदर ले लेता है। सैक एक्सपेल्स, और जो ये छोटी छोटी थैलियाँ हैं फिर ऐसे गंदे वाटर उसके अंदर जाते हैं और उसके बाद ये एक्सपेल्स द वाटर को बाहर निकाल देते हैं एंड यूज़ इट्स एब्जॉर्प्शन हेयर्स टू डाइजेस्ट द ऑर्गेनिजम्स। जो प्रोटोजोआ या फ्लीज या लार्वी उसको भोजन के रूप में इस इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेते हैं। ओके, ट्रैप करके। दिस इंसेक्टिवोरस प्लांट्स ऑब्टेन देयर नरिशमेंट। अब अपना नरिशमेंट कैसे कंप्लीट करते हैं? पार्टली फ्रॉम सॉइल एंड एटमॉस्फेयर एंड पार्टली फ्रॉम स्मॉल इंसेक्ट्स। थोड़ा थोड़ा करके, थोड़ा सा सॉइल से, थोड़ा सा एटमॉस्फेयर से, थोड़ा सा इंसेक्ट से, स्मॉल इंसेक्ट्स बहुत छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों से, ये थोड़ा थोड़ा करके अपना नरिशमेंट पोषण को कंप्लीट करते हैं। इस प्रकार इनका खाना कंप्लीट होता है। दिस प्लांट्स शो इंसेक्ट ईटिंग बिहेवियर। ये मतलब इंसेक्ट ईटिंग बिहेवियर ही दिखाते हैं। इनको देखने से ही आपको पता चल जाएगा कि ये कीट खाने वाले प्लांट हैं, बिकॉज दे डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड नाइट्रोजन की इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती है फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, जो बढ़ने में मदद करते हैं। फिर है सेप्ट्रोट्रॉप्स। जैसे कि आप देख रहे हो इसमें एग्जांपल मशरूम आएगा। सेप्ट्रोट्रॉप्स, you might have seen the packets of mushrooms in the vegetable market. You may have seen fluffy umbrella like patches growing on rotting wood during rainy season. Let us find out what type of nutrients they need to survive and from where they get them. Okay, अब आप कभी भी अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर वाला सब्सटेंस कभी देखे होंगे या कभी गीले गीले लकड़ियों के ऊपर थोड़ा छतरी टाइप का कुछ स्ट्रक्चर निकलता हुआ देखे होंगे, तो आप सोचेंगे कि ये अपना न्यूट्रिएंट्स कहाँ से प्राप्त करते हैं ज़िंदा रहने के लिए। ओके, तो देखते हैं एक्टिविटी 1.2 के थ्रू आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ओके, तो टेक
फ्रेश पीस ऑफ ब्रेड, पहले तो आप एकदम फ्रेश ब्रेड ले लेंगे एक, एंड मॉइस्टन इट, और उसको गीला कर देंगे। कीप इट इन अ प्लेस विद डिम लाइट एंड वार्मथ, और अब उसको थोड़ा कम रोशनी वाले जगह में रखेंगे, जस्ट लाइक आप रूम में रख दीजिए बंद करके, कवर्ड करके। ओके, आफ्टर 4-5 डेज, अब 4-5 दिन के बाद, यू विल ऑब्जर्व द सम फ्लफी पैचेस ऑन द ब्रेड, आपको दिखाई दे रहा कुछ रुई जैसा आपको स्ट्रक्चर दिखाई देगा, उसके ऊपर बन जाएंगे ग्रीन कलर के थोड़े हरे हरे वाइट वाइट रुई जैसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा। दिस पैचेस कैन बी वाइटिश, ग्रीनिश, ब्राउनिश। ओके, आपको भी भूरे रंग के भी, हरे रंग के भी, और वाइट और एनी अदर कलर्स, जो भी सड़े गले जैसे भी कलर के हैं वो आपको दिखाई देंगे। ऑब्जर्व दीज पैचेस अंडर अ माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। ड्रॉ वाट एवर यू कैन ऑब्जर्व ऑन योर नोटबुक। ओके, जो भी आपको दिखेगा वो आप ड्रा कर सकते हो। You will see a cotton like threads spreading on the piece of bread, के ऊपर पूरा रुई जैसा या थ्रेड के जैसा कॉटन लाइक स्ट्रक्चर दिखाई देगा, रुई जैसा। ओके, पूरा, क्योंकि उसको वो सड़ चुका होगा। ओके, इस वाल ब्रेड में ऐसा स्ट्रक्चर बन जाता है। तो ये मशरूम में, इसे तो खाते नहीं हैं, लेकिन उसी की कैटेगरी में हम जिसे खाते हैं मशरूम, वो भी है, बट उसमें बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद की चीज़ें होती हैं। द ऑर्गेनिजम्स विच यू ऑब्जर्व्ड ड्यूरिंग एक्टिविटी 1.2 आर कॉल्ड फंजाई। अब इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर निकला हुआ है उसे फंजाई कहते हैं। दिस ऑर्गेनिजम्स हैव अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन। इस प्रकार के जितने भी ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो सड़े गले खाद्य पदार्थों के ऊपर निकल आते हैं, तो ये फंजाई कहलाते हैं, और इनका न्यूट्रिशन का डिफरेंट मोड होता है। तो दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर। जो भी मरा हुआ कुछ भी जीव है, ऑर्गेनिज्म है, उसके ऊपर ये पैदा हो जाते हैं, या डिकेइंग मैटर कुछ भी सड़ा गला पदार्थ है उसके ऊपर, एंड कन्वर्ट इट इनटू अ सॉल्यूशन, और एक सॉल्यूशन के रूप में कन्वर्ट हो जाते हैं। दे देन एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और उसी डेड से या डिकेइंग मैटर से, डेड मैटर से या डिकेइंग मैटर से अपना न्यूट्रिएंट जो है ऑब्टेन करते हैं। तो दिस मोड ऑफ न्यूट्रिएंट इन विच ऑर्गेनिजम्स टेक इन न्यूट्रिएंट्स इन सॉल्यूशन फ्रॉम डेड और डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि व्हाट इज़ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। सो दिस इज़ आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन आप नोट करेंगे क्वेश्चन नंबर। ओके, क्वेश्चन नोट करेंगे, आई मीन टू से कि सेप्रोट्रॉफिक, व्हाट इज़ सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। प्लांट्स विच यूज सेप्रोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन आर कॉल्ड saprotrophs. What is saprotrophs and what is next question is you have to write saprotrophs. What is, so आप लिखेंगे plants which use saprotrophic mode of nutrition are called saprotrophs. The word sapro means rotten, मतलब सड़ा हुआ। ओके, सड़े हुए पदार्थों से या मैटर से कोई नया जीव पैदा हो जाता है तो उसको कहते हैं सेप्रोट्रॉप, उसी से अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करता है। फंजाई ऑल्सो ग्रो ऑन पिकल्स। कभी कभी आप देखोगे कि अचार को अगर काफ़ी दिन तक नहीं छुओगे तो उसके ऊपर भी फंजाई ग्रो हो जाता है, लेदर के ऊपर भी, और चमड़े की कुछ भी चीज़ें हो उसमें पानी अगर पड़ जाए तो भी फंजाई प्रोड्यूस हो जाता है। क्लॉथ्स के ऊपर भी अगर गीला कपड़ा है, उसे सनलाइट नहीं मिल रहा है तो ठीक है, धूप में रखना ज़रूरी होता है।
एंड अदर आर्टिकल्स दैट आर लेफ्ट इन हॉट में रखना चाहिए, ओके। एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, बहुत ज़्यादा अगर गीला गीला है और अंदर से उसको गर्मी मिल रही है या ह्यूमिड वेदर है तो यानी कि नमी वाली, तो इसमें फंजाई ग्रो हो जाते हैं। ड्यूरिंग रेनी सीजन दे स्पॉइल मैनी थिंग्स, बरसात के समय काफ़ी सारी चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। द फंजाई रिप्रोड्यूस विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन, फंजाई क्या रिप्रोड्यूस करता है, स्पोर फॉर्मेशन बनने में मदद करता है। देखेंगे हम इसको अच्छे से समझाएंगे। दिस स्पोर्स आर प्रेजेंट इन एयर, और ये स्पोर एयर में प्रेजेंट होता है। व्हेन दिस स्पोर्स लैंड ऑन वेट एंड वार्म ऑर्गेनिक थिंग्स, जब गीला या गर्म ऑर्गेनिक थिंग के ऊपर ये पड़ जाता है तो दे जर्मिनेट एंड ग्रो, ओके। तो ये जर्मिनेट हो जाता है, अंकुरित हो जाता है और बढ़ने लगता है। फैक्ट 5, नॉट ऑल वेराइटीज़ ऑफ मशरूम्स आर ईटेबल, मतलब बहुत सारे मशरूम की वेराइटीज़ हैं बट वो खाने के लिए नहीं, सारे खाने योग्य नहीं होती हैं। सम ऑफ देम आर पॉइजनस एंड कॉल्ड टोडस्टूल्स, जैसे कि लकड़ी के ऊपर मशरूम उग जाता है और अदर किसी भी गीले चीज़ों पर मशरूम लाइक स्ट्रक्चर मिट्टियों में भी कहीं कहीं पर प्लांट के आजू बाजू उगाते हैं, तो वो पॉइजनस होते हैं, जहरीले होते हैं और टोडस्टूल के नाम से जाना जाता है। नॉट अ मशरूम, ठीक है, मशरूम के जैसा दिखता है बट ईटेबल नहीं होता है, ओके। सिम्बायोसिस किसे कहते हैं देखते हैं। सिम्बायोसिस प्लांट, सम ऑर्गेनिजम्स लिव टुगेदर, एक दूसरे पर डिपेंड होकर जीते रहते हैं। एंड शेयर द शेल्टर एंड न्यूट्रिएंट्स, मतलब एक साथ जीते हैं और एक दूसरे के वो न्यूट्रिएंट्स मतलब नरिशमेंट कंप्लीट कराते हैं। दिस टाइप ऑफ रिलेशनशिप इज कॉल्ड सिम्बायोसिस, ओके। Symbiosis. This is question, not question. What is symbiosis? This is your answer. This type of relation can be seen in certain types of fungi which live in roots of trees. कभी कभी आप ट्रीज़ की रूट्स में फंजाई के टाइप देख सकते हैं। पेड़ की जो छाल होती है ना, उनमें इस प्रकार के स्ट्रक्चर निकले रहते हैं अभी बरसात के समय में, ओके। इन दिस रिलेशन ट्रीज़, देखो पेड़ भी जिंदा और ये भी जिंदा, तो ट्रीज़ प्रोवाइड द न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इन रिटर्न, दोनों मतलब देता भी है और फिर लेता भी है, ओके। द ट्रीज रिसीव्स हेल्प फ्रॉम इट, उससे हेल्प भी रिसीव लेता भी है। टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल, मिट्टी से उसको दे भी रहा है, अपना न्यूट्रिएंट्स दे भी रहा है। दिस एसोसिएशन इज़ इम्पॉर्टेंट ओनली फॉर फंगस बट ऑल्सो फॉर ट्री, तो फंगस के लिए भी ये मतलब ज़रूरी है, ठीक है। न्यूट्रिएंट तो फंगस को भी चाहिए और ट्री के लिए भी ज़रूरी है, तो इस प्रकार का इन दोनों का संबंध है। तो ये सिम्बायोसिस है, एग्जाम्पल दिखाया जा रहा है, ओके। इन ऑर्गेनिजम्स कॉल्ड लाइकेंस, ऑर्गेनिजम्स में इस प्रकार का अगर कभी कुछ दिखता है तो इसे लाइकेन कहा जाता है, अगर दोनों हैं तो। देखो हरा हरा भी है, लाइकेंस हैं। अ chlorophyll containing partner which is algae and a fungus live together, दोनों एक दूसरे के पार्टनर के रूप में ज़िंदगी व्यतीत करते हैं। फंगस प्रोवाइड्स शेल्टर वाटर एंड मिनरल्स टू एल्गी, फंगस क्या प्रोवाइड कर रहा है, उसको शेल्टर प्रोवाइड कर रहा है, ठीक है, और वाटर एंड मिनरल्स भी प्रोवाइड कर रहा है एल्गी को।
एंड इन रिटर्न बदले में एल्गी क्या प्रोवाइड कर रहा है उसको, ऑर्गेनिक फूड, उसको खा रहा है वो, ठीक है। फंगस और एल्गी दोनों, मतलब एल्गी क्या है, काई है और उसके ऊपर और रुई जैसा कुछ स्ट्रक्चर हो गया है, तो ठीक है, वो उसको छाया शेल्टर उसको अपने एक दूसरे के ऊपर जी रहे हैं निर्भर होकर, ठीक है। ऑर्गेनिक फूड, एल्गी प्रोवाइड्स ऑर्गेनिक फूड टू फंगस विच इज़ प्रिपेयर्स बाय फोटोसिंथेसिस। अब एल्गी चूँकि वो कौन से कलर का होता है, ग्रीन, तो वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड प्रिपेयर करता है और फंगस को प्रोवाइड करता है। दस बोथ ऑफ देम आर म्यूचुअली बेनिफिटेड फ्रॉम ईच अदर, एक दूसरे से बढ़िया फ़ायदा उठा रहे हैं। तो इस प्रकार के जो प्लांट होते हैं सिम्बायोसिस हैं ऐसे ऑर्गेनिजम्स, ओके। हाउ न्यूट्रिएंट्स रिप्लेनिश द सॉइल, मिट्टी से कैसे रिप्लेस करते हैं, वो रिप्लेनिश प्राप्त करते हैं, वो देखते हैं कितना न्यूट्रिएंट्स उनको मिट्टी से मिलता है। Have you seen farmers spreading manures or fertilizers in the field or gardener using them in lawns or in pot? क्या आप कभी फार्मर को या गार्डनर को, अब गार्डनर क्या करता है, लॉन या बाग बगीचे गमले की देखभाल करता है, फार्मर अपने खेतों की देखभाल करता है, तो खाद वाद स्प्रेड करते हुए छिड़कते हुए देखे हो क्या? तो नहीं देखे होंगे या कई लोग देखे होंगे या बस सुने होंगे, जानते होंगे। हैव यू एवर थॉट वाई दे आर एडेड टू द सॉइल, मतलब वो मिट्टी में और फर्टिलाइज करके उसको और अच्छा प्रकार का मिट्टी प्रदान करते हैं, तो मिट्टी और क्यों ऐड करते हैं, ये कभी सोचा आपने? तो देखते हैं हम क्या बेनिफिट है इसका। वी नो दैट द प्लांट्स एब्जॉर्ब मिनरल्स एंड न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम सॉइल, हम ये जानते हैं कि जो प्लांट है वो मिट्टी से न्यूट्रिएंट्स और मिनरल्स एब्जॉर्ब करते हैं। तो देयरफॉर द अमाउंट ऑफ मिनरल्स कीप ऑन डिक्रीजिंग इनसाइड द सॉइल, तो जो मिनरल्स की जो अमाउंट है प्लांट खींचते जा रहे हैं, एब्जॉर्ब कर रहे हैं, तो मिट्टी में से वो कम होते जा रहा है, कम हो गया है, तो उसको पूरा करने के लिए हम ऐड करते हैं, ठीक है। फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर कंटेन प्लांट न्यूट्रिएंट्स सच एज नाइट्रोजन, चाहिए उसको मिट्टी से, एयर में तो है लेकिन वो एयर से ऑब्टेन नहीं करता है, एब्जॉर्ब नहीं करता है, तो नाइट्रोजन चाहिए, पोटेशियम चाहिए प्लांट को ना, फॉस्फोरस, ETC और भी अदर जो है सब्सटेंस उसको चाहिए। दिस न्यूट्रिएंट्स आर नीड टू बी एडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन ऑर्डर टू एनरिच द सॉइल, तो ये जो सारी चीज़ें हैं अगर टाइम टू टाइम साल में प्रचुर मात्रा में ऐड नहीं करेंगे तो वो प्लांट अच्छे फल नहीं देंगे, ठीक है। इसलिए ताकि अच्छा प्रोडक्शन हो, यील्ड हो, इसलिए ये नाइट्रोजन, पोटेशियम, फास्फोरस, ETC वाली जो फर्टिलाइज़र्स हैं वो उसमें ऐड करके छिड़काव किया जाता है, ठीक है। वी कैन ग्रो प्लांट्स एंड कीप देम हेल्दी, ये सब उसको बढ़ने में मदद करता है और हेल्दी रखता है। इफ़ वी कैन फाइंड आउट द न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट ऑफ प्लांट्स, ठीक है। तो हमने क्या देखा कि ये सारी ज़रूरतें होती है प्लांट को, ठीक है। जनरली क्रॉप्स रिक्वायर लॉट ऑफ नाइट्रोजन टू मेक प्रोटीन्स, जो फसल है, फसल को क्या चीज़ की ज़रूरत होती है, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है जिससे प्रोटीन बने। आफ्टर हार्वेस्टिंग, फसल जब कट जाता है तो द सॉइल इन द फील्ड, जो खेत की जो मिट्टियाँ होती हैं, बिकम्स डेफिशिएंसी इन नाइट्रोजन, क्योंकि सारा प्लांट ने मिट्टी से जो नाइट्रोजन है यूज़ कर लिया है। दो नाइट्रोजन गैस इज प्रेजेंट इन एयर इन प्लेंटी, अब जबकि हम जानते हैं कि एटमॉस्फेयर में तो है प्लेंटी, बहुत ज़्यादा नाइट्रोजन है, प्लांट कैन नॉट यूज़ इट, लेकिन प्लांट उसको एयर वाले नाइट्रोजन को यूज़ नहीं करती है। इन द मैनर दे कैन यूज़ कार्बन डाइऑक्साइड,
वो क्या यूज़ करती है, ज़्यादा से ज़्यादा एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड लेती है। द प्लांट्स नीड नाइट्रोजन इन सॉल्यूबल फॉर्म, लेकिन उसको नाइट्रोजन को सॉल्यूबल फॉर्म में चाहिए प्लांट को, वो मिट्टी से ही मिलता है, सॉइल से प्राप्त करता है। द बैक्टीरियम कॉल्ड राइजोबियम can take atmospheric nitrogen and convert it into a soluble nitrogenous compounds। जो मिट्टी के अंदर नाइट्रोजन पाया जाता है तो वो बैक्टीरिया से मिलता है। बैक्टीरियम या उसे कहते हैं राइजोबियम, यानी कि जड़ में छोटे छोटे गोल गोल स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ठीक है, राइजोबियम कहलाता है, उसके अंदर नाइट्रोजन होता है जो कि इसमें कन्वर्ट हो जाता है नाइट्रोजिनस कंपाउंड में, सॉल्यूबल रूप में, फिर उसे प्लांट एब्जॉर्ब कर लेती है। बट राइजोबियम कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड, और राइजोबियम अपना खाना उसको भी खाना चाहिए। ठीक है, बैक्टीरियम को या राइजोबियम को भी खाना चाहिए पर अपना खाना खुद नहीं बना पाती। सो इट लिव्स, तो जिंदा रखने के लिए इन द रूट ऑफ पीस, सिर्फ मटर दाल वाले जितने भी चीज़ें उसी के प्लांट में ये राइजोबियम वाली मैटर होती है। पीस, मूंग बीन्स, ग्राम, चना एंड अदर लेग्यूम्स एंड प्रोवाइड्स देम विथ नाइट्रोजन। तो लेग्यूम्स मतलब जितने भी चना या दाल वाले प्लांट हैं वो उन्हें नाइट्रोजन प्रदान करती है। ठीक है, These plants is in return provide food and shelter to the bacteria। फिर वो उसको एक दूसरे पर डिपेंड है, वो प्लांट और वो बैक्टीरिया। ठीक है, Thus there is a symbiotic relationship। इस प्रकार से ये सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है। जितने भी ये मटर और बरबट्टी और ये हो गया चना बूट जैसे जो प्लांट होते हैं, ये लेग्यूम वाले जड़ पाई जाती है इनमें। ठीक है, और देख लो उसके अंदर बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वो खुद खाना उनको भी चाहिए, तो वो किस पर डिपेंड रहते हैं? हाँ, इस प्रकार से एक दूसरे पर डिपेंड रहते हैं। ठीक है, प्लांट पर। तो दिस एसोसिएशन, ये जो संबंध है, हैज़ ग्रेट सिग्निफिकेंस टू फार्मर्स। तो ये जो एसोसिएशन है ये फार्मर्स के लिए बहुत ही बड़ा महत्व का है। ड्यूरिंग फार्मिंग, जब खेती की जाती है उस दौरान दे डू नॉट नीड टू ऐड मोर ऑफ नाइट्रोजिनस। स्टार्टिंग में नाइट्रोजिनस फर्टिलाइजर्स की ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है टू देयर फील्ड, उनके खेतों को, इन विच लेग्यूमिनस प्लांट आर ग्रोन। ओके, लेग्यूमिनस प्लांट जिसमें उगा हुआ रहता है, मतलब जिस खेत में चना बूट मटर के खेत लगाए हुए हैं तो वो मिट्टी ऑलरेडी नाइट्रोजिनस होती है, तो वो अच्छे क्वालिटी की मिट्टी ऑलरेडी रहती है क्योंकि उसकी जड़ें में ही ऐसा पाया जाता है। इन दिस चैप्टर यू लर्नड दैट most of the plants are autotrophs। Only a few plants adopt other modes of nutrition like parasitic and saprotrophic। Such plants derive nutrition from other organisms। All animals are called heterotrophs since they depend on plants। क्या बोला जा रहा है कि all animals are called heterotrophs। ओके, जो मतलब खुद से खाना नहीं बना सकते हैं, तो क्या बोला गया? ऑल एनिमल्स जो है ज़्यादातर यहाँ पर हेटेरोट्रॉप्स हैं। सिंस दे डिपेंड, क्यों हैं? क्योंकि किस पर डिपेंड है? प्लांट्स पर। एंड अदर एनिमल्स फॉर देयर फूड, और भी अदर एनिमल्स जो है अपने फूड के लिए उस पर प्लांट पर डिपेंड रहते हैं। नाउ यू टेल, विल इट बी करेक्ट टू से दैट द इंसेक्टिवोरस प्लांट्स आर पार्शियल हेटेरोट्रॉप्स? क्या ये कहना सही होगा कि थोड़े से हेटेरोट्रॉप्स हैं? हाँ, सही होगा, यस। ओके, सो गाइज होमवर्क कर लीजिएगा। थैंक यू, दिस चैप्टर इज़ ओवर। हैव अ गुड डे।